माओ एक ऑर्फनेज में बेसबॉल टीम के कोच का काम करता है। उसकी वाइफ मीना प्रेग्नेंट है। दोनों को अपने आने वाले बच्चे का बेसब्री से इंतजार है। ऑर्फनेज के सभी बच्चे माओ से बहुत प्यार करते हैं और उसे रिस्पेक्ट भी करते हैं। माओ और मीना उन्हें अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। जल्दी ही माओ के घर में एक बेटी जन्म लेती है। दोनों उसके भविष्य को लेकर सपने सजाने लगते हैं। ऑर्फनेज का केयर टेकर टॉमी आए दिन बच्चों को मारता रहता है, जिस बात को लेकर माओ उससे उलझ पड़ता है। बच्चे अपनी तकरार माओ से करते हैं। इससे गुस्सा होकर टॉमी ऑर्फनेज के एक बच्चे की पिटाई करने जाता है तो सभी बच्चे मिलकर उसे रोकने जाते हैं, जिसमें एक्सीडेंटली टॉमी की मौत होती है। अनजाने में बच्चों से हुए उस गुनाह को माओ पुलिस से छुपाने का फैसला करता है और टॉमी की लाश को जंगल में दफन कर देता है। यहाँ अगले दिन मीना अपनी बच्ची को पार्क में घुमाने लेके जाती है तो एक मोटरसाइकिल वाला उसे किडनैप करता है। माओ और मीना अपनी बच्ची को ढूंढने की काफी कोशिशें करते हैं मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। तभी एक दिन उसे मैटरनिटी हॉस्पिटल से एक नर्स का फोन आता है। वो बताती है कि उसकी बच्ची के किडनैपिंग के पीछे उस मैटरनिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर का हाथ है जहाँ उस बच्ची ने जन्म लिया था। माओ और मीना वहां जाके तहकीकात करने की कोशिश करते हैं मगर डॉक्टर उनसे कहती है तुम्हारी बच्ची हॉस्पिटल से नहीं पार्क से गायब हुई है तो पुलिस में कंप्लेंट करो। हॉस्पिटल की वो नर्स जिसने माओ को कॉल किया था वो चाहते हुए भी माओ की कुछ मदद नहीं कर पाती। पुलिस भी बच्ची को ढूंढ नहीं पाती, जिससे डिप्रेस होकर मीना अपने हाथ की नस काट के सुसाइड करती है। माओ की तो जिंदगी उजड़ जाती है। पहले बेटी तो अब वाइफ, दोनों उसे छोड़ के जा चुकी थी। तभी वो नर्स माओ को हॉस्पिटल की टेरेस पे मिलने बुलाती है मगर माओ के जाने के कुछ ही सेकंड पहले कोई उस नर्स को टेरेस से नीचे फेंक देता है, जिसका इल्जाम माओ पे रखा जाता है। माओ को अरेस्ट किया जाता है। माओ पुलिस से कहने की कोशिश करता है कि उसने मर्डर नहीं किया मगर इंस्पेक्टर वोंग उसे टॉर्चर करके जबरदस्ती कन्फेशन पे उसका अंगूठा लगा लेता है। माओ को 20 साल की सजा होती है मगर 17 साल बाद उसे पैरोल पे छोड़ा जाता है। अब माओ का एक ही मकसद है, उस आदमी से अपना बदला लेना जिसने उसकी जिंदगी से सब कुछ छीन लिया। तो सबसे पहले वो उस लेडी डॉक्टर को किडनैप करता है जिसपे उसे बेटी की किडनैपिंग को लेके शक था। काफी टॉर्चरिंग के बाद वो लेडी यानी जेनी बताती है कि यह ऑर्गन ट्रैफिकिंग का रैकेट है। माओ की बेटी का हार्ट किसी और बच्ची में ट्रांसप्लांट किया गया था। माओ की बेटी अब जिंदा नहीं। माओ उस लड़की का नाम जानना चाहता है जिसके शरीर में उसकी बेटी का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। जेनी बताती है कि मोशिन नाम का शख्स इस ऑर्गन के बिजनेस में एजेंट का काम करता है। उसे ही वो मैटरनिटी हॉस्पिटल में जन्मे बच्चों का डेटा देती है। अब हमारे सामने आती है क्वीन जो 17 साल की है। जेमी उसकी बेस्ट फ्रेंड है। क्वीन डैशिंग किस्म की लड़की है मगर उसका हार्ट कमजोर है। कुछ ही दिनों में उसकी हार्ट सर्जरी होने वाली है जिसे लेके वो टेंशन में है। मैक क्वीन का बेस्ट फ्रेंड कम बॉडीगार्ड है। तभी सोशल मीडिया पे उस डॉक्टर जेनी के टॉर्चरिंग का वीडियो अपलोड किया जाता है जो डार्क वेब के किसी साइट से अपलोड किया गया है। क्वीन उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बैठ के देखती है। वो वीडियो उन्हें उसके दोस्त टैंगो के डैडी मोशिन के लैपटॉप पे मिला था। टैंगो मैक को पसंद नहीं करता क्योंकि वो क्वीन के डैडी का मैनेजर का बेटा है। एक शाम वो गुंडों के साथ मैक पे हमला करता है मगर मैक उन सबको धूल चटा देता है। दूर खड़ा माओ ये सब देखता है और वो टैंगो को किडनैप करता है। वो उसे अपने खुफिया ठिकाने पे ले आके टॉर्चर करता है। माओ को टैंगो में नहीं उसके डैडी मोशिन में इंटरेस्टेड है जो ऑर्गन्स का एजेंट है। तो अब माओ मोशिन के घर जाके उसे भी किडनैप करके अपने ठिकाने पे लेके आता है। वो मोशिन से पूछता है 17 साल पहले तुमने एक छोटी बच्ची को पार्क से किडनैप किया था, उसका हार्ट किसको बेचा? मोशिन बताने को तैयार नहीं होता तो वो उसे बुरी तरह टॉर्चर करता है। वो उसकी आंखों के सामने उसके बेटे टैंगो को पानी में डुबा के टॉर्चर करता है। तो अब मोशिन मुंह खोलने को तैयार होता है। यहाँ इंस्पेक्टर वोंग के समझ में नहीं आ रहा, पहले जेनी अब मोशिन और टैंगो, इनके किडनैपिंग के पीछे की क्या वजह है। टैंगो और मोशिन के टॉर्चरिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया है। यानी इस सब के पीछे एक ही शख्स है। यहाँ बिजनेस टाइकून ज़ैंग अपनी बेटी क्वीन के हेल्थ को लेके टेंशन में है और इससे भी ज्यादा गुस्सा उसे इस बात का है कि उसकी बेटी उसके मैनेजर के बेटे मैक से प्यार करती है। मैक की माँ सिडनी क्वीन के पर्सनल नर्स का काम करती है तो डैडी शेमोन ज़ैंग की कंपनी में मैनेजर है। ज़ैंग मैक को वार्न करता है कि वो उसकी बेटी से दूर रहे। क्वीन की सर्जरी होते ही ज़ैंग अपनी बेटी को लेकर अमेरिका जाने वाला है, जिससे क्वीन नाराज होती है। या मोशिन बताता है कि डार्क वेब पे उन्हें ऑर्गन की रिक्वायरमेंट मिलती है। डॉक्टर जेनी मैटरनिटी हॉस्पिटल में जन्मे बेबीज के मेडिकल डिटेल्स देने का काम करती है। रिक्वायरमेंट को नजर में रख के किडनैपिंग की जाती है। बेबीज के ऑर्गन्स को ज्यादा डिमांड है, खास करके हार्ट को लोग मिलियन तक देने को तैयार होते हैं। चुराए हुए बेबीज को एक अननोन बॉस हमसे खरीदता है। वही बायर से कांटेक्ट करके ऑपरेशन भी अरेंज करता है। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में हार्ट सर्जन जियांग उनकी हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी करता है। हम इन बच्चों को ऑर्गन चाइल्ड कहते हैं।
17 साल पहले तुम्हारी बेटी का हार्ट बिजनेसमैन झैंग की बेटी के शरीर में ट्रांसप्लांट किया गया था। ये झैंग एक बायोटिक कंपनी का ओनर है। अब जल्दी ही झैंग की इस बेटी की फिर से हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी होने वाली है। मोशिन बताता है इस रैकेट में पुलिस भी इन्वॉल्व है, तुम किस किस से बदला लोगे। सब सुनने के बाद माओ मोशिन को शॉक देके मार देता है। माओ पुलिस को मोशिन के टॉर्चरिंग का वीडियो भेजता है जिसमें वो एक लोकेशन की तरफ इशारा करता है। पुलिस उस जगह जाके खोज शुरू करती है तो एक कार की डिक्की में बेहोश पड़ा टैंगो मिलता है। टैंगो से पुलिस को बस इतना ही पता चलता है कि किडनैपर उसके डैडी मोशिन से कुछ जानना चाहता था। यहाँ इंस्पेक्टर यांग जैसे ही अपनी कार में बैठता है पीछे से माओ उसे दबोचता है। वो उससे कहता है कि 17 साल पहले नर्स के मर्डर में मुझे फंसाया गया था। सीनियर इंस्पेक्टर वांग ने किसी के कहने पे उसका जबरदस्ती कन्फेशन लिया था। माओ उस आदमी का नाम जानना चाहता है तो वो इसमें यांग की मदद भी चाहता है। दूसरी ओर वांग 17 साल पहले मिसिंग हुई बेबीज का डेटा देखता है तो उसे माओ की बेबी का नाम दिखाई देता है। वो समझ जाता है इन किडनैपिंग के पीछे माओ ही है। वो अपनी टीम को माओ के पीछे लगा देता है। यहाँ डॉक्टर जियांग झैंग से कहता है कि उसे जल्द से जल्द उसकी बेटी का हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कराना चाहिए। बड़ी मुश्किल से उसके ब्लड का मैच मिला है। अगले ही दिन यांग क्वीन को पुलिस स्टेशन बुलाता है तो पता चलता है माओ ने अब झैंग को किडनैप किया है। यांग बताता है कि उन्हें मोबाइल सिग्नल से किडनैपर के लोकेशन का पता चला है, वो उसे जल्दी ही पकड़ेंगे। तो अब क्वीन मैक को कॉल करके ये सब बताती है। दोनों फैसला करते हैं कि वो खुद झैंग को ढूंढेंगे। यहाँ पुलिस बायडू होटल पे छापा मारती है जहाँ माओ छुपा हुआ है, मगर माओ पिछले रास्ते से भाग जाता है। एक गली में उसका सामना वोंग से होता है। दोनों में हाथापाई होती है। वोंग उससे कहता है बदला लेने से तुम्हारी वाइफ और बच्ची वापस नहीं आएगी, मगर माओ को लगता है कि वोंग भी ऑर्गन रैकेट वालों से मिला हुआ है तो वो उसे घायल करके वहां से भागता है। तभी क्वीन और मैक उसकी कार का पीछा करते हुए उसके ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। माओ झैंग से कहता है मुझे तुम्हारी बेटी क्वीन का हार्ट चाहिए जो दरअसल मेरी बेटी का है। माओ झैंग को टॉर्चर करते हुए पूछता है मेरी बेटी की लाश को कहाँ दफन किया है। झैंग कहता है हर बाप अपनी बेटी को बचाना चाहेगा, मैंने भी वही किया। तभी पीछे से क्वीन आके शॉक चार्जर से माओ को बेहोश करती है और झैंग को लेके वहां से भागती है। माओ सिर्फ देखता रह जाता है। तभी हमें पता चलता है कि माओ अकेला काम नहीं कर रहा, उसे कुछ लड़के भी मदद कर रहे हैं और ये लड़के कोई और नहीं बल्कि 17 साल पहले की उसकी बेसबॉल टीम के बच्चे हैं जो अब बड़े हुए हैं। माओ उन लड़कों को अपने साथ फंसाना नहीं चाहता, मगर कभी माओ ने केयर टेकर की लाश को दफना के उन बच्चों पे जो उपकार किया था वो उसे भूले नहीं। तो माओ की इस मिशन में वो उसका साथ देने खड़े हुए हैं। तभी एक लड़का आके माओ को कुछ ऑटोप्सी रिपोर्ट देता है। 17 साल पहले मरी हुई नर्स की वो ऑटोप्सी रिपोर्ट है। ऑटोप्सी डॉक्टर को नर्स की नाखूनों में माओ की जैकेट के धागे मिले थे। माओ समझ नहीं पाता जिस नर्स को वो कभी मिला नहीं उसकी नाखूनों में उसके जैकेट के सुराग कैसे पाए गए। जाहिर है वो किसी ने प्लान किए थे, ये पुलिस का ही काम हो सकता है। तो अब उसका शक वोंग पे जाता है, मगर यहाँ वोंग इस बात से परेशान है कि माओ ने झैंग जैसे बिजनेसमैन को क्यों किडनैप किया। यही सवाल क्वीन के मन में भी उठ रहा है कि माओ ने उसके डैडी को क्यों किडनैप किया था, मगर झैंग जवाब नहीं दे पाता। वो क्वीन से कहता है कि वो उसे और मैक को ऑपरेशन के बाद अमेरिका भेजेगा। मैक भी उसके साथ अमेरिका आ रहा है। ये सुन के क्वीन खुश होती है। यहाँ माओ झैंग के मैनेजर शेमॉन के घर जाके उसे हॉस्टेज बना लेता है। वो शेमॉन की वाइफ सिडनी को धमकी देता है कि उसे क्वीन के मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए क्योंकि सिडनी क्वीन के पर्सनल नर्स का काम करती है। तो दूसरी ओर क्वीन के ऑपरेशन की तैयारी शुरू होती है। झैंग उसे वो वॉच दिखाता है जो क्वीन ने उसे गिफ्ट किया था। माओ भी उस हॉस्पिटल की तरफ निकलता है जहाँ क्वीन का ऑपरेशन होने वाला है, क्योंकि उसे सिडनी से पता चला था कि क्वीन के हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका हार्ट तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक कि कभी उसका हार्ट ट्रांसप्लांट भी नहीं हुआ था, जो सुन के माओ शॉक हुआ था। यहाँ हॉस्पिटल में क्वीन को एनेस्थेशिया दिया जाता है और उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं जहाँ डॉक्टर जियांग उसकी हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी करने वाला है। तभी माओ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। इसकी खबर झैंग को लगती है तो अब झैंग के गुंडे माओ को रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो उन सबको धूल चटा के ऑपरेशन थिएटर पहुंचता है और क्वीन को किडनैप करता है। फिर वो उसे अपने ठिकाने पे लेके आता है। जब क्वीन को होश आता है तो माओ को सामने देख वो हैरान होती है। दूसरी ओर मैक और उसके पेरेंट्स को पता चल चुका है कि माओ इनोसेंट है। बहुत बड़ी साजिश उसके साथ खेली जा रही है। यहाँ माओ क्वीन को किडनैप किए गए उन लोगों का कन्फेशन दिखाता है जिसमें वो बता रहे होते हैं कि कैसे उन्होंने माओ की बेटी को किडनैप करके उसका हार्ट झैंग की बेटी के शरीर में ट्रांसप्लांट किया। मगर तभी झैंग के मुंह से एक बहुत बड़ा राज खुलता है। वो माओ को बताता है कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है, वो कोई और नहीं बल्कि क्वीन है, यानी क्वीन माओ की बेटी है। झैंग बताता है कि 17 साल पहले ऑपरेशन के वक्त माओ की बेटी को फीवर हो गया था,
तो उसके बदले किसी और का हार्ट जैंग की बेटी में ट्रांसप्लांट किया गया था। मगर उसने माओ की बेटी को यानी क्वीन को अपनी बेटी की तरह पाल पोस के बड़ा किया। जैंग का यही कन्फेशन मैक और उसके पेरेंट्स भी देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। माओ का स्टूडेंट क्वीन को बताता है कि माओ और मीना उसके असली पेरेंट्स है, जैंग नहीं। मगर क्वीन उसकी बातों पे विश्वास नहीं करती। तो गुस्सा होकर माओ उससे कहता है कि अगर तुम्हें इस हकीकत पे विश्वास नहीं तो तुम तुम्हारे उस फादर के यहाँ जा सकती हो। तो अब वहाँ से निकलते ही क्वीन मैक को कॉल करके कहती है कि वो उसकी सहेली जेमी के घर जा रही है, वो उसे वहाँ आके मिले। मैक उससे कहता है कि शायद माओ सच कह रहा है, क्योंकि उसकी माँ सिडनी ने जब क्वीन के मेडिकल रिकॉर्ड चेक किए थे तो पता चला था कि जैंग क्वीन का हेल्दी हार्ट उसकी अपनी बेटी के शरीर में ट्रांसप्लांट करना चाहता है। और यही बात माओ को पता चली थी, इसलिए उसने हॉस्पिटल में जाके आइन वक्त पे क्वीन को बचाया था। यहाँ क्वीन उसकी सहेली जेमी के घर पहुंचती है तो उसे वहाँ वो वॉच दिखता है जो उसने उसके डैडी जैंग को गिफ्ट किया था। और यहाँ दूसरा राज खुलता है कि जैंग की वो बेटी कोई और नहीं बल्कि क्वीन की सहेली जेमी ही है। और ये बात सिडनी और शेमॉन को भी पता चलती है। दरअसल जेमी का हार्ट जन्म से वीक था। बचपन में ट्रांसप्लांट किया हुआ हार्ट अब 17 साल बाद जवाब देने लगा था। अब उसे नए हार्ट की जरूरत थी, जिसके लिए उसे क्वीन के हार्ट की जरूरत थी। और इसीलिए जैंग ने इतने साल क्वीन को पाल पोस के बड़ा किया था ताकि वक्त आने पर वो उसकी बेटी को क्वीन का हार्ट दे सके। और अब वो वक्त आया था जिसे क्वीन डैडी समझ रही थी। वो जैंग तो एक दिन उसकी कुर्बानी देने के लिए उसे पाल रहा था। अब सच्चाई सामने आने के बाद क्वीन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर सब विंडो और डोर लॉक है। तभी मैक वहाँ आके उसे बचा के वहाँ से लेके जाता है। तो माओ भी वहाँ पहुँच जाता है और अब ये लोग जेमी को किडनैप करते हैं और उसे माओ के ठिकाने पे लेके आते हैं। माओ अपने स्टूडेंट से कहता है कि वो क्वीन और मैक को किसी सेफ जगह ले जाए, उसे बहुत बड़ा काम करना है। वो उसके एक स्टूडेंट को एक टेप देता है। अब रात को माओ जैंग को कॉल लगाता है। यहाँ पता चलता है कि जैंग ही वो बॉस है जो ऑर्गन ट्रैफिकिंग का रैकेट चलाता है, जो मोशिन से बेबीज को खरीद के बायर्स का ऑपरेशन अरेंज करता है। डॉक्टर जियांग भी उसी के लिए काम करता है और पुलिस का कोई आदमी भी उनके साथ मिला हुआ है। माओ इस रैकेट का पर्दाफाश करना चाहता है तो वो जैंग को कंटेनर डेपो बुलाता है। माओ उसे धमकी देता है कि अगर उसने कोई चालाकी की तो वो उसकी बेटी का हार्ट निकाल के उसे बेच देगा। माओ की टीम ने कंटेनर डेपो में जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं। अब माओ पुलिस स्टेशन जाके इंस्पेक्टर वांग से कहता है कि जेमी को उसने किडनैप किया था और वो अगर उसे बचाना चाहता है तो वो उसके साथ चले। तो अब माओ वांग और यांग के साथ कंटेनर डेपो निकल पड़ता है। माओ को लगता है कि वांग करप्ट है, वो जैंग से मिला हुआ है क्योंकि उसने उससे जबरदस्ती कन्फेशन लिया था कि माओ ने उस नर्स को मारा है। वांग कहता है कि सबूत उसके खिलाफ थे तो वो उसे ही मुजरिम समझ रहा था। माओ बताता है अब तक ना जाने कितने बेबीज का सौदा $मिलियन में हुआ है, जिनके पैसे ऑफशोर अकाउंट में डिपॉजिट किए गए हैं। उसका पूरा काला चिट्टा मैं जैंग से लूंगा तो उस करप्ट पुलिस ऑफिसर का भी पर्दाफाश होगा। माओ कहता है जिस नर्स से मैं कभी मिला नहीं उसके नाखूनों में मेरे जैकेट के टिश्यू कैसे पाए गए। तो अब और एक राज खुलता है। माओ वांग से कहता है मैंने ऑटोप्सी रिपोर्ट चेक किया तो उस पे तुम्हारे नहीं इस यांग के सिग्नेचर थे, या तो तुम करप्ट हो या ये यांग। यांग बताता है मैंने ही सबूत इम्प्लांट किए थे। मैंने उस नर्स को टेरेस पे बुला के तुम्हारे आने के कुछ देर पहले ही उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया, क्योंकि वो ऑर्गन रैकेट के बारे में कुछ ज़्यादा ही जान गई थी। वो सुनते ही वांग यांग पे झपट पड़ता है। दोनों में फायरिंग होती है। माओ कार से उतर के भाग जाता है तो वांग वहीं पे मर जाता है। तो अब यांग माओ को मारने मुड़ता है। तभी एक कार में बंदी बनाए मोशिन और जेनी भी दिखाई देते हैं, मतलब माओ ने उन्हें मारा नहीं था। तभी यांग माओ पे फायरिंग करता है जिसमें एक बुलेट माओ को लगती है। माओ और यांग में हाथापाई शुरू होती है। तभी जैंग वहाँ पहुँचता है। वो मोशिन और जेनी को मार देता है। उसे उसकी लड़की के ऑपरेशन के लिए क्वीन के हार्ट की जरूरत है तो उसे जेमी के साथ क्वीन भी चाहिए। माओ और यांग उस पर झपट पड़ते हैं। जैंग की गोली से यांग मर जाता है। जैंग माओ से कहता है कोई भी बाप नहीं चाहेगा उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने मरे। मैंने वही किया जो कोई भी बाप करता। तो अब माओ जेमी को छोड़ देता है, मगर माओ के स्टूडेंट जेमी को शूट करके मार देते हैं। अपने कोच का कर्जा उन्होंने उतारा था, अब वो जैंग को भी मार देते हैं। अगले दिन माओ का स्टूडेंट क्वीन को टेप देता है जो माओ ने उसे दी थी। क्वीन टेप को प्ले करती है तो उसमें उसके बचपन की मेमोरीज होती है और माओ का कन्फेशन होता है जिसमें वो क्वीन से कहता है मेरे लिए तुम हमेशा ही वो नन्ही मुन्नी बच्ची थी। अब तक तो तुम्हें सब कुछ पता चल चुका होगा। तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ ने अपनी जान दी तो मैंने 17 साल जेल में गुजारे, इसे मत भूलना। तुम्हारे लिए मैं हमेशा एक अजनबी रहूंगा, वही तुम्हारे लिए अच्छा है।
एक गुनेगार बाप का साया तुम पे नहीं पड़ना चाहिए। एक पापी का कोई फ्यूचर नहीं होता, मगर तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, उसे जी भर के जियो। बाप होने के नाते मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, मगर मैंने तुम्हें नई जिंदगी दी है, इसे अपने अभागी बाप का तोहफा समझो। माओ क्वीन को सॉरी कहता है कि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। अब घायल हालत में वो आखिरी बार अपनी बेटी को देखने आता है और वहीं पे दम तोड़ देता है। क्वीन को उसकी जेब में उसकी माँ का पुराना फोन मिलता है जिसपे उसके बचपन का फोटो लगा है। वो देख के क्वीन बस रोती रह जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, हाइप करना और शेयर करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।